कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर सीटेट की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप सीटीपी की क्लासेस को देख रहे हो, जिसमें हम लोग हर रोज 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो उसी सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए और आपकी तैयारी को भी एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो सिचुएशन बेस्ड होंगे, यानी कि आप देखोगे कि सीटेट का एक कह लीजिए स्ट्रैटेजी रहती है, या फिर आप देखोगे कि सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम 1 से 2 क्लास ऐसा भी करेंगे इस चैनल से जिसमें आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आपको एक अच्छा खासा नंबर दिलाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है और नए विचार देता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका तो राइट आंसर आपको दिख रहा है, इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शिक्षक बच्चे को गलती पर डांटने के बजाय समझाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आप जब भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करिए तो आप समझिए ना कि आप उस सिचुएशन में हैं, मतलब आप एज अ टीचर अपने आप को फील करते हुए अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए और फिर उस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इससे क्या होगा ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आप राइट कर लोगे। क्लियर है? तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए एंड देन डिसाइड करिए कि आंसर इसका क्या होगा। जैसे कि शिक्षक बच्चे को गलती पर डांटने के बजाय समझाता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये तो सकारात्मक अनुशासन हो जाएगा, क्योंकि दंड का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, ना ही नकारात्मक प्रेरणा है और ना ही प्रतिस्पर्धा है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बच्चा समूह में काम करना पसंद करता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है, यानी कि यह किस विकास से जुड़ा है? आप मुझे बताओ कि अगर आप क्लास में कोई प्रोजेक्ट देते हो या कोई काम देते हो, कोई होमवर्क देते हो और बच्चा ग्रुप में उस काम को करे, समूह बनाकर करे, टीम अप से करे, तो वो किस प्रकार के विकास से जुड़ा है? आप मुझे बताओ, क्या वो भाषाई विकास से जुड़ा है? नहीं, भाषा विकास नहीं होगा। क्या वो शारीरिक विकास से जुड़ा है? नहीं। क्या वो नैतिक विकास से जुड़ा है? नहीं। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा समूह यानी कि एक से ज्यादा बच्चों के साथ जब समूह बनेगा तो सबके अलग अलग विचार होंगे, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे और वो सभी अपने अपने आइडियाज के साथ उस काम को करेंगे। तो उसमें बच्चे का क्या होगा? बच्चे का सामाजिक विकास होगा। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? आप मुझे बताओ कि एक बच्चा है क्लास में, जो जब आप उसे पुरस्कार की बात करते हो या फिर ये कहते हो कि बेटा अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो मैं आपको पेन दे दूंगी, या फिर यहाँ का ट्रिप हो जाएगा, या फिर कोई और चीजें, अगर जिस भी चीज से आप उसे लालच दे रहे हैं या उसे पुरस्कार की बातें कर रहे हैं, तो वो उसके बाद ही वो काम कर रहा है, वो किस सिद्धांत पर आधारित होगा? और ये सिद्धांत कौन से विद्वान का है आप मुझे बताइए। तो क्या ये पियाजे महोदय हैं? नहीं, पियाजे महोदय तो नहीं होंगे। कोहलबर्ग भी नहीं होंगे। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस को देख रहे हो तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये किस सिद्धांत की बात कर रहा है, ये टॉपिक, ये सिचुएशन हमें किस सिद्धांत की याद दिला रहा है एंड वो कौन से विद्वान है। तो वाइगोस्की भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीनर महोदय हैं, जो हमें केवल पुरस्कार मिलने पर कार्य करने की बात करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस की जो वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी गई है, जिससे आपको ये पता हो जाए कि कौन सा सिद्धांत किनका है, कौन सा विचार किनका है, उन्होंने कब दिया था, उसके कितने स्टेजेस हैं, वो कौन से ड्यूरेशन में अप्लाई होता है, उसके कंडीशन क्या है। और उसके बाद जब हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को, उन थ्योरीज को, उन्हें रियल लाइफ में जोड़ के सोचते हैं देन अप्लाई करते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम उन 1-2 ऐसी भी क्लासेस लेंगे जिसमें आपको थॉट्स के क्वेश्चंस, सिद्धांत के क्वेश्चंस, विद्वानों के क्वेश्चंस और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि दंड का डर
है। यह नैतिक विकास का कौन सा स्तर है? आप मुझे बताओ कि बच्चा क्लास में नियम, आपके रूल्स को सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि उसे डर है कि आप उसकी पिटाई करोगे, या फिर आप पेरेंट्स कंप्लेन कर दोगे पेरेंट्स से, या फिर आप पीटीएम बुला लोगे, या फिर कोई और बात है। तो ये नैतिक विकास का कौन सा स्तर है? आप मुझे बताओ कि कौन सा स्तर होगा। तो ये परंपरागत स्तर तो नहीं है, ये उत्तर परंपरागत भी नहीं है, ये पूर्व परंपरागत है, जहाँ पे बच्चे को आपके जो भी आपकी बाउंड्रीज को, जो आपकी बाउंड्रीज हो या फिर जो स्कूल की बाउंड्रीज है, जो एक अच्छे स्कूल में होता है कि प्रॉपर आपको स्कूल ड्रेस में आना है, एक नियम है कि कब आपकी एंट्री होगी, कब आपकी एग्जिट होगी, या फिर कोई और भी चीजें हैं, तो वो बच्चा सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि उसे डर है कि आप दंड दे दोगे। तो ये जो है ना, ये पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आती है। क्लियर है? और ये नैतिक विकास कौन से किनका है आप बताइए? शिक्षक बच्चों को आपस में चर्चा करने का अवसर देता है, या किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो आप बताओ कि क्लास में आप एज अ टीचर हो और शिक्षक बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए अवसर देता है। आप क्लास में डिबेट करा रहे हैं या सेमिनार करा रहे हैं, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होगा? तो ये वाइगोस्की महोदय का सिद्धांत है, जिसमें बच्चे को सामाजिक विकास के साथ साथ उसे हम चर्चा करने का अवसर देते हैं। यानी क्या है कि हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं किसी एक टॉपिक के बारे में। जब क्लास में हमारे 40 बच्चे हैं तो उन 40 लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, एंड देन हम उसके बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का पूरी तरह से सामाजिक विकास भी होगा, और वो अपने थॉट को, अपने सोच को सबके सामने रख भी पाएगा। और वहां पे अगर 40 बच्चे हैं तो वो उनके विचारों को भी अपने अंदर रखेगा। इससे क्या होगा बच्चे का कि एक तो बच्चे की भाषा शैली अच्छी हो जाएगी, और उसका जो माइंड है ना, वो किसी एक टॉपिक पर अगर सोच भी रहा होगा तो वो उस चीज के बारे में, यानी कि उस टॉपिक के बारे में उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। वो उसके बारे में और भी नए नए पॉइंट्स को जान सकेगा, है ना। तो ये वाइगोस्की महोदय है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चा अपने विचार को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। बच्चा है वो अपने विचार को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। यह समस्या जुड़ी है किससे? आप मुझे बताओ कि जब वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा तो क्या ये सामाजिक विकास है? नहीं। क्यों? क्योंकि सामाजिक विकास तो तब होता ना जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट ना कर पाता। क्या ये भावनात्मक विकास है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे भावनात्मक तो कनेक्ट कर ही रहा है। नैतिक विकास है? नहीं। यहाँ पे मोरल वैल्यूज की भी बातें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा भाषा विकास, क्योंकि बच्चा अपने विचार शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो बोल नहीं पा रहा है, उसे बोलने में समस्या आ रही है, उसके पास शब्द के विकास नहीं हुए हैं। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि कक्षा में डर का माहौल है, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कक्षा में डर का माहौल बनाओगे तो उससे सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? सीखने पर, खेलने पर, स्वस्थ होने पर, या अनुशासन पर? देखिए, खेलने पर डर का कोई माहौल बनाने का कोई औचित्य नहीं है, पर खेल जी नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर लगाइए आप ए, क्योंकि जब आप अपने क्लासरूम में एक डर का माहौल बना देते हो, कुछ ऐसे टीचर होते हैं ना जिनके बारे में बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि ये टीचर बहुत मारेंगे, अगर मैंने इनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं की तो ये बहुत पिटाई करेंगे, है ना। अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ बस। तो कक्षा में एक डर का माहौल है। इससे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे तो उनके डर से पढ़ लेंगे, अपना होमवर्क कर लेंगे, अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सच में डाउट होगा, जिन्हें सच में टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो डर के मारे पूछेंगे ही नहीं सर से। तो कहीं ना कहीं वो बाकी बच्चों से तो पीछे हो गए। और दूसरी चीज ये हुआ कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि किस पे असर हो रहा है? उनके सीखने पर असर पड़ रहा है ना, उनके सीखने पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा दूसरों की मदद करता है बिना किसी लाभ के, ये क्या दर्शाता है कि बच्चे का कैसा विकास हो रहा है? बच्चा दूसरों की मदद करता है बिना किसी लाभ के, तो ये प्रक्रिया जो है वो किसको दर्शा रही है? यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, या भाषाई विकास हो रहा है, या शारीरिक विकास हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं है, ना ही बच्चे का भाषाई विकास हो रहा है, ना ही शारीरिक विकास हो रहा है। यहाँ पे बच्चे के मोरल वैल्यूज की बात हो रही है। यानी कि बच्चा ये क्या, देखिए मैक्सिमम क्या होता है ना कि बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर वो आपकी हेल्प करेंगे तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जैसे कि ठीक है तुम मेरी पेंसिल ले लो पर तुम मेरी हेल्प कर देना, या फिर तुम मेरे साथ लंच शेयर कर लो, फिर तुम मुझे इस चीज में हेल्प कर देना।
तो बेसिकली ये सब माइंडसेट बच्चों के होते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने वाले हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो ये कह रहा है कि वो दूसरों की मदद करता है पर उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो कोई लाभ के पर्पस से नहीं करता, तो ये बच्चे के मोरल वैल्यूज को दिखाता है, उसके नैतिक विकास को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा कल्पनात्मक खेल करता है, यह पियाजे महोदय के किस चरण से संबंधित है? आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा बच्चा है जो कल्पना करके खेलता है, वो इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता है, अपनी चीजों को कल्पना के थ्रू समझ लेता है, तो आप मुझे बताइए कि ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें ये कौन सी अवस्था है? क्या ये संवेदी गतिक अवस्था है? नहीं। तो क्या ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? जी हाँ, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है और वो कल्पना करता है, यानी कि कल्पनात्मक खेल खेलता है। और इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं और औपचारिक संक्रियात्मक भी गलत ऑप्शन है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाता है, यह क्या है? आप मुझे बताओ कि आप एक शिक्षक हो और आप बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाते हो, तो ये क्या हो सकता है? ये विषय केंद्रित होगा नहीं, ये शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, ये बालक केंद्रित है। अगर आप एक क्लास में टीचर हैं और आप अपने क्लास के बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उन्हें वैसे समझाते हैं जैसे वो समझना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लासरूम बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड ओरिएंटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और यही एजुकेशन हमें चाहिए। हमारे जितने सारे पॉलिसीज हैं, जितने सारे हमारे थॉट्स हैं, जितने सारे हमारे विद्वानों के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसी बात पे फोकस करते हैं कि सारा का सारा एजुकेशन जो है वो बाल केंद्रित हो, बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चे को समझ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आखिर लास्ट में तो हमें यही चाहिए ना कि बच्चे का विकास हो, बच्चा पढ़े, बच्चा शिक्षित हो। क्लियर है? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित। होप आपको समझ आ रहा होगा। बच्चा असफल होने पर रोने लगता है, यह किससे जुड़ा है? आप मुझे बताओ कि एक बच्चा है वो असफल होने पर रोने लगता है और ये बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, तो क्या ये बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है? नहीं, ये बच्चे का भावनात्मक विकास है। भावनाएं हैं कि जब वो बच्चा फेल होता है ना तो वो रोने लगता है डर से कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, या मैं अपने मार्कशीट्स को कैसे दिखाऊंगा, या मेरे दोस्तों से कम नंबर आ गए। तो ये सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे बच्चे के मोरल वैल्यूज की बातें हो रही है, यहाँ पे बच्चे के भावनात्मक विकास हो रहे हैं, यानी कि उसकी भावनाओं का पता चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे कहते हैं कि बार बार अभ्यास से सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? आप मुझे बताओ कि बार बार अभ्यास से सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो क्या, और ये सिद्धांत किनका है? तो क्या ये थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग, पियाजे या फ्राइड महोदय का है? तो नहीं, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत है, जिसमें बच्चा बार बार अभ्यास करके सीखता है। एक बार अभ्यास करता है, फिर गिर जाता है, फिर अभ्यास करता है, फिर उठता है, चलता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो बार बार करने की प्रक्रिया है ना, बार बार आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, बार बार अभ्यास करने की प्रक्रिया है, ये थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि शिक्षक बच्चे की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है। बच्चे को सीखने का जैसे देखिए, अगर आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में बच्चे गलतियां करते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो और या फिर अगर आप उन्हें कुछ समझा रहे हो और फिर भी उनसे एक बार गलती हो जाती है, 2 बार गलती हो जाती है, एंड देन आप कहते हो कि कोई बात नहीं, आप फिर से कर लो, फिर से पढ़ लो, फिर से पूछ लो, फिर से समझ लो, तो क्या ये किस चीज को दर्शाता है? क्या ये दंड को दर्शाता है? नहीं, नकारात्मक सोच को नहीं दिखाता, नियंत्रण को भी नहीं दिखाता, ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है, यानी कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बच्चे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो कि कोई बात नहीं बेटा, आप बच्चे हो, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, अलग मेथड से पूछो, किसी और प्रोसेस से पूछो, एट द एंड आपको समझ आना चाहिए। और एक टीचर का काम ही यही होता है कि आपको बच्चे को समझाना है, सिखाना है, आप उनके एक मार्गदर्शक हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज उनके ऊपर ले जाकर उनको प्रेशराइज कर दीजिएगा, कह रहे नहीं तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो वरना जाओ, ऐसी चीजें नहीं होती है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए अगर आप एक अच्छे शिक्षक होना चाहते हो। तो बच्चा कारण परिणाम समझने लगता है, यह चरण है। कौन से चरण में बच्चा कारण और परिणाम समझने लगता है कि अच्छा ये कारण था कि इसका ये परिणाम निकला, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, या फिर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी इसलिए मैं पास हो गया, तो इसका कारण ये है और परिणाम ये है। तो ये किस एज में बच्चा समझने लगता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस चीज को समझने लगता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा स्वयं निर्णय लेना चाहता है, यह क्या दर्शाता है?
क्या दिखाएगा कि बच्चा क्या हो गया है। तो ये तो इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा ना कि बच्चा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो अपने डिसीजंस को स्वयं ले सकता है। तो ये अनुशासनहीनता तो नहीं है, ना ही वो आक्रामकता है और ना ही ये भय है। इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये बहुत ही सही जवाब है। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षक बच्चों को खुलकर बोलने का अवसर देता है, यह बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है बच्चों में। आप सपोज करिए ना कि आपका एक क्लासरूम है जहाँ पे आप एक ऐसे शिक्षक हो जो बच्चों को क्वेश्चन करने देते हो। जब वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनके प्रश्नों का आंसर करते हो, तो और वो खुल के आपके क्लास में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आपसे खुलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं समझ आ रहा है, मैम मुझे नहीं समझ आया। तो ये क्या आप उनके अंदर क्या बढ़ा रहे हो, क्या उनका डर बढ़ा रहे हो? नहीं, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो रहा है। वो बहुत आत्मविश्वासी होंगे कि चलो कोई नहीं, मैम ने मुझे बता दिया है ना। तो इस तरह से अगर आपकी क्लास में बच्चे पूछते हैं तो आप बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाते हो। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा नियमों पर प्रश्न उठाता है, यह चरण है। बच्चा नियमों पर प्रश्न उठाने लगे किस एज में? तो ये उत्तर परंपरागत अवस्था है, जिस एज में जाने के बाद बच्चा नियमों पर प्रश्न उठाने लगता है, और ये जिन प्याजे जी के सिद्धांतों का तीसरा चरण है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्षा में सहयोगी वातावरण होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? एक कक्षा में सहयोगी वातावरण होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? परीक्षा आसान होने के लिए नहीं, अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहयोगी शिक्षा या सहयोगी वातावरण हमें इसलिए चाहिए ताकि हम सिखा सके, सीखने को प्रभावित बना सके, लर्निंग को इफेक्टिव बना सके, है ना। बच्चा देखकर सीखता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? बच्चा जो है वो देख करके सीखता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? आप मुझे बताओ। तो ये बंडूरा महोदय के सिद्धांत से जुड़ा है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है, यह क्या है? ये समावेशी शिक्षा है, यानी कि एक ऐसा क्लासरूम जिसमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और उनके कमियों को ध्यान में रखकर उन्हें सुधारते हुए क्लास को कंटिन्यू किया जाता है। तो ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि समावेशी शिक्षा है, और समावेशन क्लास का एक उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। बच्चा अपनी गलतियां स्वीकार करता है और वो यह दर्शाता है कि बच्चा जो है वो बच्चा अपनी गलतियों को अगर स्वीकार करे तो ये नैतिक परिपक्वता को दिखाता है, यानी कि उसकी जो मोरल मैच्योरिटी है ना वो दिखाती है कि बच्चा अब धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसे नैतिक, उसे मोरल वैल्यूज पता चल रही है। शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर देता है, यह क्या है? ये समावेशी शिक्षा है, और ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने में खेल का प्रयोग किसके लिए उपयोगी है? तो ये केवल बड़े बच्चे के लिए नहीं, सीखने में खेल का उपयोग सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इसमें केवल लगा हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि केवल वाला आंसर सही होता है। केवल जब भी लगा हो, किंतु, परंतु, ये ऑप्शंस अधिकतर गलत ही होते हैं। शिक्षक बच्चों की भावनाओं को समझता है, यह क्या है? यह संवेदनशीलता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। बी के साथ आप जा सकते हो। बच्चा नई समस्या का समाधान स्वयं करता है, यह क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन को, कि वो अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करने लगता है। यहाँ पे रटने से कैसे होगा? भय का कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से क्या होता है? अगर आप क्लास में सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हो तो सीखने की प्रेरणा बढ़ती है, डर नहीं बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि समाज कहता है, यह स्तर है। अच्छा, ये है प्याजे महोदय का ही सिद्धांत है, परंपरागत का, जिसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। यानी कि एक बच्चा अपने नियम को इसलिए मानता है क्योंकि वो समाज से जुड़ा है। शिक्षक बच्चों की विविधताओं को स्वीकार करता है, ये क्या है? ये भेदभाव नहीं, ये समावेशन है। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा कल्पना और तर्क दोनों का उपयोग करता है।
तो ये किस तरह की प्रक्रिया है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा कल्पना भी करता है और उसका तर्क भी देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीडीपी के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है? तो सीडीपी के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षक चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बाल केंद्रित है। और समावेशन शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, आप बस इतना याद रखिए कि जब भी आप अपने आंसर को करिए तो आप बच्चे को बीच में रखिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, और किसी भी तरह से बच्चे का फायदा होना चाहिए। और ये हम सारा का सारा जो पढ़ा रहे हैं, इसमें लास्ट यही है कि बच्चे का फायदा हो, बच्चा सीखे, बच्चे का ग्रोथ हो, बच्चे का डेवलपमेंट हो। क्लियर है? तो होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी, और मिलेंगे आपसे कल के वीडियोज में, कल के क्लास में। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।